हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 को लेकर। तो सबसे पहले अपना मोबाइल तिरछा कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 को लेकर अब तक क्या हुआ और क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई। संवैधानिक शक्ति की सीमाएं क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज की 10 बड़ी दलीलें। आर्टिकल 370 हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान बेंच ने आर्टिकल 370 से जुड़े मामले पर सुनवाई की। मंगलवार को सुनवाई का 8वां दिन रहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उन याचिकाओं को सुन रही है जिनमें अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अब तक की दलीलों में कहा है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा खत्म होने के बाद अनुच्छेद 370 ने स्थायी रूप ले लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस दलील से प्रभावित नहीं दिखा। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल की ओर से ब्रेक्जिट जेफ रेफरेंडम के सुझाव को भी सीजेआई ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि अगर मान लिया जाए कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया तो क्या इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा? अनुच्छेद 370 पर सुनवाई। संवैधानिक शक्ति की सीमा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज की 10 बड़ी दलीलें। अनुच्छेद 370 पर आज की सुप्रीम कोर्ट का अपडेट। सीनियर एडवोकेट पीसी सेन ने कहा, यह क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था। आबादी के बाद पाकिस्तान या भारत जाने का विकल्प था। या तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक हो जाओ या भारत में अल्पसंख्यक हो जाओ। उन्होंने बाद वाला चुना। मैं दिखाऊंगा कि यदि विभाजन की भयावह हिंसा की पृष्ठभूमि से किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक बने रहने का एक संचित विकल्प है, जब धारा 370 की प्रकृति में एक संवैधानिक वादा है तो इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। सेन अब वीपी मेनन की किताब के कुछ अंश पढ़ रहे हैं। सेन ने कहा, संवैधानिक रूप से निहित शक्ति की सीमाएं क्या है? स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां दूसरे आदमी की नाक शुरू होती है। इसलिए जब कोई मौलिक संवैधानिक सिद्धांत होता है तो उसकी सीमा भी होनी चाहिए। अगर हम बहुसंख्यक विरोधी अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो एलजीबीटीक्यू प्लस फैसले आ रहे हैं, एक हस्ताक्षरण हो रहा है। यदि कोई इस चीज को खत्म कर दे जिसमें ऐतिहासिक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है तो यह एक प्रतिगामी कदम होगा। सेन की दलीलें पूरी हुई। अब पीडीपी की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने जीरा शुरू की। रामकृष्णन ने कहा कि पहली बात यह है कि एकीकरण न तो एक लीनियर कॉन्सेप्ट है और न ही क्वांटिटेटिव। इस पर टोकते हुए सीजेआई ने कहा कि क्या आप सब कुछ ऐसे एक पेज पर रख सकती है? सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सीमांकन पर सुनवाई नहीं करेंगे, वह मुद्दा है ही नहीं। आज की सुनवाई पूरी हुई। बेंच कल बुधवार फिर को बैठेगी। आर्टिकल 370 पर सुनवाई। अब क्या क्या दी जा रही दलीलें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से कहा कि जल्दी जल्दी दलीलें पूरी करें क्योंकि हम मेंटल सेचुरेशन तक पहुंच गए हैं, थके नहीं हैं। अब हमारे पास दूसरे पक्ष से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हम आपको प्रत्युत्तर में थोड़ा और समय देंगे। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। जब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ तो इसे 7वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।
लेकिन अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 और 1 का क्लॉज 2 में संशोधन नहीं किया गया। यूटी का एक क्लॉज 2 भी जोड़ा गया। इंडिया की मूल अवधारणा यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा कायम रखी गई। धारा 2 को यथावत रखा गया। अनुच्छेद 3 में 18वें संशोधन तक संशोधित नहीं किया गया था, जब उन दो स्पष्टीकरणों को शामिल किया गया था। अब स्पष्टीकरण वह पूंछ बन गए हैं जो कुत्ते को घसीट रहे हैं। अब कोई भी पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अनुच्छेद 3 के तहत संसद के लिए उपलब्ध है। सिंह ने जीरा खत्म की। अब सीनियर एडवोकेट संजय पारिक दलीलें पेश कर रहे हैं। पारिक ने कहा, कश्मीर के लोग एकजुट हुए और अपने लिए एक घोषणा पत्र दिया। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लिए एक संविधान और आर्थिक योजना चाहते हैं। संप्रभुता लोगों में निहित है और वे अपनी संप्रभुता को एक विशिष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। इस संप्रभुता को जम्मू कश्मीर संविधान में शामिल किया गया है। जब लिखित संविधान होता है तो लिखित संविधान ही सर्वोच्च हो जाता है। संपूर्ण विचार यह था कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए वे एक साथ आए, एक घोषणा पत्र बनाया, वह महाराजा को दे दिया गया। यह अभिव्यक्ति जम्मू कश्मीर के संविधान में परिलक्षित हुई। पारिक ने कहा, 356 को 1965 में सीओ 71 के आधार पर खरीदा गया था। 357 को अपनाया नहीं गया था। यह तो 356 ही था। एक प्रश्न यह भी उठता है कि 357 के न होने का तात्पर्य क्या है। सीजेआई ने कहा कि इसलिए धारा 357 लागू नहीं की गई है और इसलिए कोई भी संसद कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को अपने ऊपर नहीं ले सकती है और इसे राष्ट्रपति को नहीं सौंप सकती है। पारिक ने दलील दी है कि उन्होंने केंद्र बाणु का सहारा क्यों लिया, केवल अनुच्छेद 356 पर ही भरोसा क्यों नहीं किया। इसका जवाब यह है कि क्योंकि उद्घोषणा के बाद अगली तारीख पर वह एस 53 2B का सहारा लेकर विधानसभा को भंग कर देते हैं, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना नहीं किया जा सकता था। उन्होंने परोक्ष रूप से 370 को ही बदल दिया। उन्होंने संविधान सभा की पूर्व अनुशंसा के बिना स्पष्टीकरण बदल दिया। संविधान सभा की सिफारिशों को संसद की सिफारिशों से बदल दिया गया है। जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते हैं। पारिक की दलीलें पूरी हुई। अब वरिष्ठ एडवोकेट पीसी सेन जीरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे 3 बिंदुओं ऐतिहासिक, न्यायिक और संवैधानिक नैतिकताओं पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई हुई। लंच का सारा अपडेट हो चुका है। अब फिर से शुरू करते हैं। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं केवल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करूंगा। सिंह ने कहा, पुनर्गठन का बिल राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाता है और साथ ही लोकसभा विधेयक पारित करती है। तर्क यह है कि हम 18वें संशोधन के कारण अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बदल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को 18वां संशोधन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। भाग को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब आप इसे एक साथ पढ़ते हैं तो दो स्पष्टीकरणों के बावजूद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती है। 370 के अलावा पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अनुच्छेद 3 की इस व्याख्या को बरकरार रखा जाता है तो यह लोकतंत्र और संघवाद और पूरे देश के लिए मुश्किल का एक छोटा सा अंत है, क्योंकि तब केंद्र में सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी जो राज्य में सत्ता में होती है, राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत और संसद में साधारण बहुमत से राज्य को बदल सकती है। फिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना क्या यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से अलग हो सकता है? सिंह ने जवाब में हाँ, दोनों अलग अलग हैं। सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना यदि किया जा सकता है
तो केवल अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कम 6-7 प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए इसके लिए विशेष बहुमत और 50% से अधिक के समर्थन दोनों की आवश्यकता होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए जो किया गया है वह अनुच्छेद 3 के दायरे से बाहर है। भले ही यह सही तरीके से किया गया हो, यह अनुच्छेद 3 का दायरा नहीं है। बेंच लंच के लिए उठ गई। अब लंच बाद चलते हैं। आर्टिकल 370 पर सुनवाई, राकेश द्विवेदी ने आज क्या दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 8वें दिन की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने जिरह शुरू की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विलय अलग ढंग से हुआ। बाकी राज्यों ने 1947 से पहले ही स्टैंड स्टिल समझौते कर लिए थे, क्योंकि स्टैंड स्टिल समझौता विलय की पूर्व शर्त थी। कश्मीर ने ऐसा नहीं किया था। राकेश द्विवेदी ने कहा, जब संविधान अपनाया गया था तब कश्मीर की स्थिति पार्ट डी राज्य की थी। फिर भी 370 में अनुच्छेद 238 को बाहर रखा गया। यह राज्य की स्वायत्तता के बारे में काफी कुछ कहता है। राकेश द्विवेदी ने कहा, सिर्फ भारत संघ में शामिल होने से कश्मीर ने सारी आंतरिक संप्रभुता नहीं खो दी है। अनुच्छेद 1 या अनुसूची में शामिल न करने से आंतरिक संप्रभुता का नुकसान हो सकता है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के बाद धारा 370 समाप्त हो जाती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि धारा 370 की ऐसी कौन सी विशेषता है जो दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस पर द्विवेदी ने कहा, 370 के संबंध में 238 लागू नहीं होगा। इसे बदला नहीं गया है क्योंकि इसे बदलने की शक्ति नहीं है। 1952 के बाद ये खंड 3 का उपयोग नहीं किया गया है। किसी ने भी एक बीआई को नहीं हटाया क्योंकि उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। एक बी टू भी देखे। सीजेआई ने पूछा, 1957 में संविधान सभा द्वारा अपना निर्णय लेने के बाद भारत के प्रभुत्व के पास संविधान के किसी भी प्रावधान को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होगी। जवाब में द्विवेदी ने उनके पास संघ के अंतर्गत सभी प्रविष्टियां होगी। मैं यहाँ यह निर्णय करने के लिए नहीं हूँ कि वे सही थे या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहस से किसी इरादे का पता लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हमें पसंद न हो, लेकिन जो दिखा रहा हूँ वो इरादा है। और क्या अनुच्छेद 370 को मंशा से अलग किया जा सकता है? जस्टिस कौल ने कहा, हम बहस के आधार पर एक आशय पढ़ते हैं। उसके बाद ये कैसे गठित हुआ, कैसे कार्यान्वित हुआ, उसके बारे में क्या द्विवेदी ने कहा। उसके बाद की गई कार्रवाइयों की किसी भी मात्रा की अवैधता वैधता को उचित नहीं ठहरा सकती है। सीजेआई ने कहा, यदि धारा 370 समाप्त हो जाती है और धारा 1 लागू रहती है तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। निश्चित रूप से प्रत्येक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्था के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं रखा गया है। तो फिर भारतीय संविधान में एक प्रावधान होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर को इसके दायरे से बाहर रखे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 5 कहता है कि राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां उन मामलों को छोड़कर सभी मामलों तक विस्तारित होंगे जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। यानी भारत के संविधान के प्रावधान। इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं कि धारा 370 2019 तक अस्तित्व में थी, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी। अगर हम आपकी दलील मान ले तो संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं होगी। राकेश द्विवेदी ने अपनी जिरह समाप्त की। अब अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी 5 बड़ी बातें। नंबर 1, 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या संविधान निर्माता और अनुच्छेद 370 ने स्वयं इस प्रावधान की परिकल्पना स्थायी या अस्थायी के रूप में की थी। कोर्ट ने यह जानने के लिए कोशिश की कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार
1957 में अस्तित्व में नहीं था। नंबर 2 आता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बन जाएगा यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया था। नंबर 3 आता है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को रेफरेंडम की दलीलें सिरे से खारिज की। सीजेआई ने कहा कि भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों की राय स्थापित संस्थाओं के माध्यम से मांगी जाती है, न कि जनमत संग्रह के माध्यम से, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में ब्रेक्जिट के मामले में हुआ था। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी जम्मू कश्मीर के संविधान का उल्लेख नहीं है। नंबर 4 आता है, भारतीय संविधान पर बाध्यकारी एकमात्र दस्तावेज भारतीय संविधान ही है। कोर्ट ने अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बारे में भी सवाल उठाए। जब राज्य अनुच्छेद 356 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण किसी भी तरह से सशर्त नहीं था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, एकीकरण हर भारत से पूर्ण रूप से संपूर्ण था। नंबर 5, अदालत के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार की कानूनी शक्तियों पर दलील सुनते हुए टिप्पणी की थी। किसी शक्ति के अस्तित्व और ऐसी शक्ति के कथित दुरुपयोग के बीच अंतर। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों के आंकड़े। जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले करीब 4 वर्ष में आतंकवादियों की बढ़ती की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में 5 अगस्त 2019 से 16 जून 2023 के बीच 231 आतंकवादियों और उनके मददगारों की गिरफ्तारी की गई, जो 27 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 के बीच ऐसी गिरफ्तारियों की तुलना में 71% ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र में 8 ग्रेनेड और 13 आईईडी हमले दर्ज किए गए। 27 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 4 ग्रेनेड और 7 आईईडी हमले दर्ज किए गए। आईईडी विस्फोटकों में हताहतों की संख्या 2015 से 19 में 3 से 2019 से 23 में 73% बढ़कर 11 हो गई। आतंकवादियों की भर्तियों की घटना में 39% का इजाफा दर्ज किया गया। ऐसे मामले में 8 से बढ़कर 13 हो गए। पिछले करीब 4 सालों में आतंकी हमलों में आम लोगों को और सुरक्षा बलों के मारे जाने की संख्या में खासी गिरावट आई है। 27 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 11 आम लोग मारे गए थे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 7 आम लोगों की जानें गई है। इसमें 63% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।